तो आज हम बात करने वाले हैं टर्की के बदले हुए टोन के बारे में। जैसे कि आपको पता है, टर्की जिसको कि दुनिया ये मानता है कि वो पाकिस्तान का एक बहुत ही बड़ा प्रशंसक है, तो आज के दिन भारत ने एक ऐसा स्टेप लिया है जिसने आज के दिन जो टर्की का जो टोन है उसको कहीं ना कहीं चेंज करने के लिए मजबूर कर दिया है। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे, क्या वो रीजन था जिसकी वजह से टर्की का जो टोन है उसमें चेंजेस हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, टर्की ही वो देश था जो कि बैरक्टर ड्रोन जो कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के द्वारा यूज किया जा रहा था भारत के खिलाफ, वो टर्की के द्वारा ही सप्लाई किया जा रहा था। और आपको याद होगा कि टर्की ही वो देश होता है जो कि भले ही वो ओआईसी हो जाए या यूएन हो जाए, उसमें अगर कोई देश कश्मीर का मुद्दा दुनिया के सामने खुलेआम आके बोलना शुरू कर देता है या भारत को एक्सपोज करने का कोशिश करता है, वो टर्की ही होता है। मतलब यूजुअली और कोई देश इतना खुलेआम आके भारत के खिलाफ बात करना पसंद नहीं करता टर्की के अलावा। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको याद होगा, अभी रिसेंटली ये भी खबर आया था कि ये जो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो किसी मीटिंग में बैठे हुए थे। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे कि वो किस मीटिंग में बैठे हुए थे और उनका वो जो बोलने का तरीका है कि भारत को जो टर्की का जो रिलेशन है पाकिस्तान के साथ, उसको अलग से टर्की के साथ देखना चाहिए। जैसे टर्की पाकिस्तान का दोस्त है, वैसे पाकिस्तान के बहुत सारे दोस्त है, पर टर्की को ही क्यों सिंगल आउट किया जा रहा है, उनका मेन क्वेश्चन था। उसके बारे में आज हम डिटेल से बात करेंगे कि भारत आज के दिन टर्की के साथ ऐसा क्या कर रहा है कि टर्की के फॉरेन मिनिस्टर को सरेआम मीटिंग में या दुनिया के सामने आकर ये बोलना पड़ रहा है कि भारत टर्की के साथ सही नहीं कर रहा। और ये स्टेप ये मान लीजिए कि सिर्फ टर्की के साथ भारत नहीं ले रहा, जितने भी देश ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो भारत के खिलाफ थे और पाकिस्तान के साथ स्वर मिलाते हुए बोल रहे थे दुनिया के सामने आके, कहीं ना कहीं यही सेम स्टेप भारत के एग्नेस्ट लेने का कोशिश कर रहा है। उस अजरबैजान के बारे में बात करेंगे और चाइना के बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं से जियोपॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेके कंटेंट लेके आता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टर्की जो कि भारत में पाकिस्तान के साथ दोस्ती और भारत के साथ जो दुश्मनी की वजह से फेमस है, एर्दोगन जिसको कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जो कि टर्की के आज के दिन प्रेसिडेंट है, वो जब से प्रेसिडेंट बने हुए, क्योंकि इनके पहले जो कि प्रेसिडेंट बने हुए थे, मतलब इनसे पहले जिनका कार्यकाल था, वो इतने भारत के एग्नेस्ट बात नहीं करते थे, या ये बोला जाए कि पाकिस्तान के साथ उनका बॉन्ड इतना सही नहीं था, या ये बोला जाए कि भारत के एग्नेस्ट इतना हेट्रेड नहीं था। पर जब से ये एर्दोगन टर्की के प्रेसिडेंट बने, तब से ये देखने के लिए मिल रहा है कि इनका अलग ही हेट्रेड भारत की तरफ रहता है और पाकिस्तान के साथ ये अलग ही एक दोस्ती निभाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि आपको याद होगा कि ये हर मीटिंग में जाके या हर काउंसिल में जाके जहां भी इनको बोलने का मौका मिलता है, ये भारत के खिलाफ जो हेट्रेड होता है उसके अलावा कुछ उगलते हुए हमको नहीं मिलते। जहां पे हमको ये देखने के लिए मिलता है कि वो हर वक्त पाकिस्तान का जो वर्ड होता है या पाकिस्तान का जो सेंटेंस होता है या पाकिस्तान का जो थॉट प्रोसेस होता है, उसको कहीं ना कहीं वो प्रेजेंट करने का कोशिश करते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि मैप में टर्की कहाँ एग्जिस्ट करता है, जैसे कि आपको पता है कि टर्की एक ऐसा देश है जो कि यूरोप और एशिया के साथ ये बोल सकते हैं कि एक ब्रिज के जैसा काम करता है, जो कि जिसका लोकेशन आप देख सकते हैं, जो कि बल्गेरिया, ग्रीस और यहाँ पे एशिया की तरफ अगर देखा जाए तो आर्मेनिया, इराक, ईरान और सीरिया, इस एरिया में एग्जिस्ट करता है। अगर हम बोला जाए तो मिडिल ईस्ट के आसपास एग्जिस्ट करता है। तो ये जो एर्दोगन होते हैं, ये एर्दोगन का क्या पॉलिसी होता है कि एर्दोगन आज पता चला कि वो यूएन में खड़े हो रहे हैं और यूएन में वो अपने देश का जो नाकामयाबी है उसको दिखाने का कोशिश नहीं करेंगे, पर वो क्या बोलने आएंगे, वो खुद के देश के बारे में बात नहीं करेंगे, वो यूरोप के बारे में बात नहीं करेंगे, वो एशिया के बारे में बात नहीं करेंगे, वो ये लगा लीजिए कि जो मिडिल ईस्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे, वो सीधा पहुंच जाएंगे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और बात क्या करेंगे कि कश्मीर में ये हो रहा है और कश्मीर के लोगों के साथ ये हो रहा है। भाई तुम रह रहे हो यूरोप और एशिया में, मतलब ये लगा लीजिए कि मिडिल ईस्ट के पास, तुम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में क्यों इतने चिंतित हो, वो तो पता नहीं चलता। ये लगा लीजिए कि यूएन में पहुंच गए तो कश्मीर का मुद्दा उठा लिया, फिर ओआईसी में पहुंच गए तो इंडिया का मुद्दा उठा लिया, फिर कश्मीर का मुद्दा उठा लिया। जब भारत ने क्लियरली दुनिया को ये बोला हुआ है कि भारत का जितना भी मुद्दा है या भारत और पाकिस्तान के बीच जितने भी मुद्दे, वो बायलैटरली कोई भी देश को उसके अंदर इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो वो टर्की ही वो देश होता है जो कि हर मीटिंग में उसके बारे में स्टेटमेंट देता रहता है, जो कि दुनिया इग्नोर कर ही देता है, उसके बारे में आपको पता ही होगा। तो पाकिस्तान के सपोर्ट में आते हैं, जहां पे अगर आपको याद होगा कि जब भारत ने 370 हटाया था जम्मू कश्मीर में, तभी ये जनाब आके भारत के खिलाफ बोल के चले गए थे, जो कि ये बोल के गए थे कि भारत जो भी 370 हटा रहा है, ये कश्मीर के जो मतलब लोगों के लिए ये बहुत ही मतलब बुरा होने वाला है और कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए बुरा होने वाला है। आई डोंट नो ये कश्मीर के इंडिपेंडेंस के लिए क्या बुरा होने वाला है, कश्मीर कब इंडिपेंडेंट, कब भारत का पार्ट है
ऑब्वियसली। तो उसके बाद जैसे कि आपको याद होगा ये सब खत्म जब हो जाता है, उसके बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर शुरू होता है, तब ये देखा गया था कि जो बायोप्टर ड्रोन, जो कि टर्की के जो ड्रोन के टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत अच्छा ड्रोन जिसको माना जाता है, वो टेक्नोलॉजी वो पाकिस्तान को सप्लाई करना शुरू कर देता है, जिसमें ये देखा जाता है कि पाकिस्तान ये सेम ड्रोन्स को यूज करके भारत के टेरिटोरीज के ऊपर अटैक करता है, भारत में जितने सेक्रेट प्लेसेस होते हैं उनके ऊपर अटैक करने का कोशिश करता है यही ड्रोन से। तब वो टर्की ही वो देश था जो कि साफ साफ पाकिस्तान के साथ जाके खड़ा हो गया था, जो कि दुनिया के सामने क्लियरली आके बोल दिया था कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ही ने अपना जो शिप था, जिसमें यह बोला जा रहा है कि इस शिप में ही वो बायरक्टर ड्रोन्स वगैरह लोड करके उसके द्वारा भेजा गया था। वॉर के बीच में जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच टेंशन सबसे हाई में थे, तब टर्की के द्वारा ये वाला काम किया गया था। और आपको याद होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये टर्की ही इकलौता देश नहीं था जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। टर्की के साथ साथ ऐसे दो देश थे जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अगर मैं आपको बताने जाऊं तो वो है चाइना, और दूसरा था अजरबैजान। कि भारत के द्वारा जब से ऑपरेशन सिंदूर पॉज किया गया है, उसके बाद से भारत ने एक पॉलिसी था उसमें एक मेजर चेंज किया है। जैसे कि आपको याद होगा पहले ये होता था कि भारत को कोई भी आके कुछ भी बोल के चला जाता था, और भारत का ये जो सॉफ्ट पॉलिसी है, या ये बोला जाए कि जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी था, पीछे जाके पिट रहा था, जहां पे ये देखा जाता था कि कोई भी आके भारत के अगेंस्ट कुछ भी बोल रहा था, कोई भी आके पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है और भारत उसका रिएक्शन कुछ भी नहीं दे रहा। जैसे कि आपको पता है कि हर देश का कोई ना कोई कमजोरी होता है, भारत ये सब फाइंड करने का कोशिश करता है कि हर देश का कमजोरी कहां आज के दिन लाई करता है। जैसे कि भारत को अगर आप डिस्टर्ब करना चाहते हो तो पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर लो, बांग्लादेश के साथ दोस्ती कर लो, जैसे कि आज के दुनिया के देश कर रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि भारत ऐसे ही पॉइंट ढूंढना शुरू करता है। जब वो टर्की के पास पहुंचता है तो टर्की के पास भारत को दो देश मिलते हैं, जैसे कि हो जाए ग्रीस और दूसरा साइप्रस। उसके बाद जब भारत अजरबैजान की तरफ जाता है तो अजरबैजान को आपको याद होगा कि आर्मेनिया जो कि देश है जिसका कि अजरबैजान आर्मेनिया के बीच नागोर्नो कराबाख को लेकर फाइट चल रहा था, और आज के दिन भी एक टेंशन बना हुआ है। भले वो नागोर्नो कराबाख का इशू सॉल्व हो गया, उसके बाद भी आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हमेशा एक टेंशन रहता है कि कभी भी वो ट्रिगर हो सकता है। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि चाइना, वो जो साउथ चाइना सी है, जहां पे हमेशा वो जितने भी देश है उनको परेशान करने में लगा रहता है, तो भारत क्या करता है, भारत को ये दिखता है कि भारत फिलीपींस को सपोर्ट कर सकता है, भारत वियतनाम को सपोर्ट कर सकता है, भारत इंडोनेशिया को सपोर्ट कर सकता है। तो भारत क्या करता है, तो सपोर्ट करने के लिए भारत क्या कर सकता है कि भारत के पास एक ऐसा मिसाइल है जो कि भारत ने ऑलरेडी पाकिस्तान में जाकर मतलब टेस्ट कर चुका है। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रह्मोस जो कि भारत और रशिया मिलकर बनाए थे, तो भारत क्या करता है, ये जो ब्रह्मोस का जो मिसाइल है वो क्या करता है, वो जब टर्की का बात आता है तब वो साइप्रस को बेचना शुरू कर देता है, और ग्रीस भी उसको ले सकता है आगे। फिर जब बात आता है अजरबैजान का, भारत ने आर्मेनिया को बेचना शुरू कर दिया, और उसके साथ साथ भारत ने अपना जो पिना का मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी आर्मेनिया को बेचना शुरू कर दिया। और जब बात आया चाइना का, भारत ने वियतनाम को बेचना शुरू कर दिया, भारत ने फिलीपींस को बेचना शुरू कर दिया, और अभी इंडोनेशिया के साथ बातचीत चल रहा है। तीनों देश में भारत अगर ये सब मतलब एस्टेब्लिश करने का कोशिश कर रहा है। तो हम टर्की और साइप्रस के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो क्योंकि आज के दिन एक ऐसा इवेंट हो रहा है इस रीजन में जो कि इतना न्यूज में नहीं आ रहा, पर आज के दिन ये जो वॉर है ना उसको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर सकता है। क्योंकि टर्की क्या चाहता है, आज के दिन जो चाइना का जो पॉलिसी है, चाइना का ये लगा लीजिए कि वो अपना जो इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, हर देश के पास एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है जो कि अपने लैंड से 200 नॉटिकल माइल्स दूर होता है सी में, उस एरिया में वो देश कुछ भी करे उसकी मर्जी है। पर आज के दिन जैसे कि आपको याद होगा कि चाइना कर रहा है कि वो कहीं भी जाके शिपिंग कर रहा है, कहीं से भी मछली पकड़ रहा है, या कोई रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा, वैसा ही कुछ आज के दिन ये जो टर्की है वो करने का कोशिश कर रहा है। वो क्या कर रहा है, ये जो ग्रीस का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, या जो साइप्रस का जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, भले ही वो मतलब इजिप्ट का लगा लीजिए, लेबनान का लगा लीजिए, सीरिया का लगा लीजिए, उनका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसमें वो जाके एक्टिविटी करने का कोशिश कर रहा है। क्योंकि ये सारे देश बहुत छोटे हैं, और भारत को आज के दिन ये मौका मिल गया कि अगर भारत ग्रीस को सपोर्ट कर सकता है, अगर भारत साइप्रस को सपोर्ट कर सकता है, तो कहीं ना कहीं भारत ये जो टर्की का जो एक जो कमजोरी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं बार कर सकता है। तो और ये कब हुआ, जैसे कि आपको पता होगा कि अभी साइप्रस के जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया आए थे, तब भारत और साइप्रस के बीच वो जो डिफेंस डील है उसको लेके आगे बढ़ सकता है। तो अभी उसके बाद अभी मेन प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि साइप्रस अभी मजबूर क्यों है ब्रह्मोस खरीदने के लिए, क्योंकि आज के दिन टर्की ऐसे मिसाइल्स डेवलप करने का कोशिश कर रहा है जो कि शायद ये लगा लीजिए कि भारत तक मार कर सकता है। तो अगर किसी देश का मिसाइल भारत तक पहुंच सकता है तो हमारा मिसाइल भी तो उसके घर तक पहुंचना जरूरी है। नहीं तो अगर ये लगा लीजिए कि अगर उसका मिसाइल हम तक पहुंच सकता है और हमारा मिसाइल उस तक पहुंच नहीं सकता, तो उसको डर नहीं रहेगा, वो पहले जैसे ड्रोन पकड़ाया था वैसे ही कल आके मिसाइल पकड़ा देगा और भारत देखा रह जाएगा। उस चीज को अवॉइड करने के लिए, यही बोल सकते हैं कि उसको एनकाउंटर करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए जाके साइप्रस को ये ब्रह्मोस वाला मिसाइल पकड़ा रहा है। और जैसे ही भारत के द्वारा ये पहला डिसीजन आता है कि भारत जाके साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल देगा, तभी जो टर्की के जो फॉरेन मिनिस्टर
मिनिस्टर थे, वो सिंगापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या अभी ये बोला जाए कि एक समिट को अटेंड कर रहे थे। उस टाइम पे वो क्या बोलते हैं, उस टाइम पे वो दुनिया के सामने ये एक व्हाट टू से गुहार लगाने की कोशिश करते हैं, या ये बोल लीजिए कि एक क्लैरिफिकेशन रखने की कोशिश करते हैं। वो ये बोलते हैं कि भारत और टर्की के बीच ऐसा कोई मतलब रिलेशन खराब नहीं है। आज के दिन भारत को इस नज़र से टर्की को नहीं देखना चाहिए कि टर्की का पाकिस्तान के साथ अच्छा रिश्ता है, जबकि पाकिस्तान का ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके साथ पाकिस्तान का बहुत अच्छे रिश्ते हैं। पर भारत आज के दिन टर्की को ही क्यों सिंगल आउट कर रहा है और भारत टर्की के साथ ही क्यों ये बिहेवियर कर रहा है, उनको वो समझ में नहीं आ रहा। और वो ये चाहते हैं कि भारत और जो टर्की का जो रिलेशन है जिसकी वजह से इतने सारे डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं भारत सुधार दे। पर प्रॉब्लम ये है कि आज के दिन ये जो टोन चेंज हो रहा है, वो टोन क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि आज के दिन अगर हम एक्सपर्ट्स के माने तो जो टर्की का जो टर्किश लीरा था, या ये बोल लीजिए कि जो टर्की का जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो कहीं ना कहीं आज के दिन पिटा हुआ है। और जिसके वजह से टर्की क्या चाहता है कि ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट हो जाए या इंडिया एज ए होल हो जाए, उसके साथ कहीं ना कहीं बिजनेस एक एस्टेब्लिश हो जाए। जिसके वजह से क्या होगा कि भारत जो टर्की का जो लीरा जो पिटा हुआ है, या उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन आज के दिन जो डिग्रेड होता धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि नेशनलिस्ट के नाम पे तो देश खड़ा नहीं हो सकता, और नेशनलिस्ट के नाम पे तो आपके लोग खा नहीं सकते। अगर आप मतलब ये बना लीजिए कि भाई हर चीज़ पे रिलीजन खींच के लेके आ जाओगे, हर चीज़ पे आप मुस्लिम करते रहोगे, हर चीज़ पे आप हमी खलीफा है अगर आप बनने चलोगे, तो आप देश तो नहीं चलने वाला। देश तो अल्टीमेटली डॉलर से चलने वाला है, देश तो अल्टीमेटली बिजनेस से चलने वाला है। और ये टर्की आज के दिन ऐसा देश है जो कि इंडिया के साथ भी पंगा ले रहा है, इसराइल के साथ भी पंगा ले रहा है, नाटो में होने के बावजूद भी। और अगर आप इसराइल के साथ पंगा लोगे तो एंड ऑफ द डे आपको तो भुगतना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं से तो आपको भुगतना पड़ेगा, जो कि आज के दिन टर्की के साथ हो रहा है। पर आज के दिन जो भारत का एक जो सही फंडा है जो कि मुझे पसंद आया, वो ये था कि इधर यू कैन बी आवर एनिमी और यू कैन बी आवर फ्रेंड, नथिंग इन बिटवीन, जो कि आज के दिन मुझे बहुत पसंद आया। कि भारत ने आज के दिन बहुत ही क्लेरिफाई कर दिया दुनिया को कि इधर आप हमारे दोस्त हो या दुश्मन हो, आप बीच में नहीं रह सकते, जो कि भारत ने बहुत क्लेरिफाई करके बहुत ही सही चीज़ किया है। क्योंकि इससे नहीं तो क्या होगा कि ना आप किसी के साथ अच्छे से दुश्मनी निभा सकते हो, ना आगे जाके मतलब आप उसके साथ अच्छे से दोस्ती निभा सकते हो। जिसकी वजह से क्या हुआ कि भारत के साथ एटलीस्ट एक चीज़ का एक डिफरेंशिएशन रह गया कि हमको इसके साथ दोस्ती करना है और इसके साथ दुश्मनी करना है। तो आपका क्या मानना है कि भारत को क्या टर्की के साथ दुश्मनी मोलना चाहिए, या जो कि आज के दिन एक नाटो कंट्री है, क्या साइप्रस को हेल्प करना चाहिए, या उस चीज़ को पीछे छोड़ते हुए बिजनेस को ध्यान देना चाहिए? मुझे जरूर बताएगा कमेंट्स में। और इस चीज़ को लेकर जैसे कुछ अपडेट आता है तो हम उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं जियो पॉलिटिक्स, डिफेंस और कॉन्फ्लिक्ट को लेकर कंटेंट लेके आता रहता हूँ। टिल देन, थैंक्स फॉर योर टाइम।